ये रात के तकरीबन 1 या 2 बजे की बात होगी। दुनिया की सबसे ताकतवर सरकार के दूसरे सबसे ताकतवर आदमी को नींद से जगाया जाता है और कहा जाता है भारत की विदेश मंत्री आपसे बात करना चाहती हैं, अभी बात करना चाहती हैं, इमरजेंसी है और इसके लिए इंतज़ार नहीं किया जा सकता। फ़ोन के उस तरफ सुषमा स्वराज हैं। सुषमा स्वराज पाकिस्तान की एक तैयारी के बारे में बता रही हैं, परमाणु बम से जुड़ी, और ये भी कह रही हैं कि भारत ने भी तैयारी शुरू कर दी है। अगर आप चाहते हैं कि दुनिया में अमन चैन बना रहे तो पाकिस्तान की इस हरकत को फौरन रोकिए। वो आदमी कुछ घंटे की मोहलत मांगता है। ये एक दावा है जो किताब में आया है। एक दावा और है उस पत्रकार की हत्या के बारे में जिसको लेकर सऊदी अरब के क्राउन प्रिंस MBS सबसे ज़्यादा घिरे पूरी दुनिया में। पर उसको लेकर भी किताब में दावा है कि जो मारा गया क्या वाकई उसको पत्रकार कहा जाएगा। तो एक बात तो हो गई सऊदी अरब से जुड़ी, एक बात हो गई हिंदुस्तान और पाकिस्तान से जुड़ी, पर एक बात अभी और बाकी है एशिया की। वो ये कि इजराइल की खुफिया एजेंसी जब अपना सबसे जटिल ऑपरेशन कर रही थी तब वो फंस गई थी। आप सोचिए, फौदा का कोई सीजन और कोई एपिसोड देख रहे हैं और उसमें एजेंट्स फंसे हुए हैं और तब मदद के लिए CIA आता है। इस तरह के तमाम दावे हैं और उन दावों पर कुछ रिएक्शंस भी हैं। नमस्कार, मेरा नाम सौरभ द्विवेदी है। आप लल्लन टॉप का अंतर्राष्ट्रीय प्रसंगों से जुड़ा कार्यक्रम देख रहे हैं जिसका नाम है दुनियादारी। दुनियादारी में आज हम अमेरिका के विदेश मंत्री रहे माइक पोम्पियो की बात करेंगे और ये भी बात करेंगे कि उन्होंने अपनी किताब में जो लिखा वो कितना असल है, और ये भी कि 2024 से पहले इस किताब के आने के मायने क्या हैं। पर बात सिर्फ यही नहीं रुकेगी। बात का चूंकि ये दुनियादारी है और दुनिया जहां की बात करते हैं, एक सिरा इस पर भी जाएगा कि नरेंद्र मोदी पर BBC ने जो डॉक्यूमेंट्री बनाई है 2 हिस्सों में, उसको लेकर दुनिया भर में किस तरह की प्रतिक्रियाएं आ रही हैं। सबसे पहले माइक पोम्पियो की बात, जिनकी किताब का शीर्षक है नेवर गिव एन इंच, फाइटिंग फॉर द अमेरिका आई लव। पोम्पियो जनवरी 2017 से अप्रैल 2018 तक सेंट्रल इंटेलिजेंस एजेंसी CIA के डायरेक्टर रहे। इसके बाद वो जनवरी 2021 तक अमेरिका के विदेश मंत्री थे। इस दौरान पोम्पियो कई ऐसी अहम अंतर्राष्ट्रीय घटनाओं के गवाह बने जिसमें अमेरिका का प्रत्यक्ष और अप्रत्यक्ष दखल था। मसलन ईरान की न्यूक्लियर डील से अमेरिका की वापसी, तालिबान के साथ शांति समझौता, इस्तांबुल में सऊदी अरब के दूतावास में जमाल खशोगी की हत्या, पुलवामा में आतंकी हमला, बालाकोट स्ट्राइक। विदेश मंत्री होने के नाते इन मसलों पर अमेरिका का पक्ष तय करने में पोम्पियो की भी भूमिका थी। उस दौर की अमेरिका की फॉरेन पॉलिसी के बारे में उनसे बेहतर कम ही लोग जानते होंगे, इसलिए आज से उनकी किताब बहुत खास दस्तावेज हो सकती थी। हालांकि 24 जनवरी को लॉन्च होने के बाद से ही इसमें दर्ज तथ्यों पर सवाल खड़े हो रहे हैं। इजराइल और अमेरिका में पोम्पियो के दावों को खारिज किया जा रहा है। कहा जा रहा है कि पोम्पियो ने अपना हित साधने के लिए ऊल जलूल बातें लिखी हैं। पोम्पियो की किताब का हर ब्यौरा यहां बताना मुमकिन नहीं, पर 3 बड़े दावे हैं जो चर्चा में हैं, उनको एक एक कर जानते हैं। पहला, CIA ने मोसाद को बचाया। पोम्पियो ने मोसाद के पूर्व डायरेक्टर योसी कोहेन के साथ हुई फोन पर बातचीत का जिक्र किया। कोहेन जनवरी 2016 से जुलाई 2021 तक मोसाद के डायरेक्टर रहे। ये इजराइल की खुफिया एजेंसी है। बकौल पोम्पियो, एक दिन वो यूरोप के किसी देश में लैंड कर रहे थे, तभी उनके PA ने बताया, मिस्टर डायरेक्टर योसी कोहेन आपसे तुरंत बात करना चाहते हैं। पोम्पियो ने लिखा है, योसी का नाम सुनकर मैं चौंका और तुरंत प्लेन के अंदर चला गया। मुझे क्लासिफाइड बातचीत के लिए बने कमरे में ले जाया गया। कोहेन लाइन पर थे। दूसरी तरफ से आ रही आवाज़ शांत और गंभीर थी। कोहेन ने कहा, माइक, मेरी टीम एक ज़रूरी मिशन के लिए गई थी और अब मुझे उन्हें निकालने में समस्या आ रही है। क्या आप मेरी मदद कर सकते हैं? बकौल पोम्पियो, मैं योसी की हर बात को गंभीरता से लेता था। वो भी मेरे लिए उतना ही उदार था। मैं अपने दोस्तों की मदद के लिए हमेशा तैयार था। मैंने कोई सवाल नहीं पूछा। जल्द ही पूरी दुनिया में मेरे लोग हरकत में आ चुके थे। हमने उनकी टीम से संपर्क किया और 24 घंटे के अंदर वे सेफ हाउस में पहुंच चुके थे। अगले 2 दिन में वो अपने घर पर थे और पूरी दुनिया को इस बात का पता भी नहीं चला कि सबसे खतरनाक खुफिया ऑपरेशंस में से एक मुकम्मल हो चुका था।
अब माइक पोम्पियो ने कहानी बता दी, पर यह नहीं बताया कि वो किस ऑपरेशन की बात कर रहे हैं। कोई तारीख भी नहीं बताई, देश का नाम भी नहीं लिया। हालांकि जिस दौर में पोम्पियो CIA के डायरेक्टर थे, उसमें मोसाद ने सबसे बड़ा ऑपरेशन ईरान में किया था। जनवरी 2018 में मोसाद के एजेंट्स तेहरान की एक हाई सिक्योरिटी फैसिलिटी में घुसे। वहां से उन्होंने 500 किलो ज़्यादा वजन के सीक्रेट एटमी डॉक्यूमेंट्स चुराए और फिर उन्हें उठाकर इजराइल ले आए। इस ऑपरेशन के बारे में पब्लिक में 3 महीने बाद जानकारी आई, जब इजराइल के तत्कालीन प्रधानमंत्री बेंजामिन नेतन्याहू ने उन डॉक्यूमेंट्स को सबसे सामने दिखाया और दावा किया कि ईरान चुपके से परमाणु हथियार बना रहा है। इसका पता हमें 2016 में लग चुका था। तब से मोसाद उन डॉक्यूमेंट्स को निकालने के प्लान में जुटा हुआ था। अगर आप US ईरान न्यूक्लियर डील, मोसाद ऑपरेशन और ईरान के न्यूक्लियर प्रोग्राम पर विस्तार से जानना चाहते हैं तो आपको आज के एपिसोड के डिस्क्रिप्शन में इन सारे एपिसोड्स के लिंक मिल जाएंगे। पर आज हमारा फोकस पोम्पियो के दावे पर है। पोम्पियो ने लिखा कि ऑपरेशन में एक वक्त ऐसा आया जब मोसाद के एजेंट्स का बाहर निकलना मुश्किल था और तब CIA ने मदद की। इजराइल ने इस दावे पर अभी तक कोई आधिकारिक बयान नहीं दिया है। हालांकि सरकारी सूत्रों ने इससे इनकार किया। जेरूसलम पोस्ट की रिपोर्ट के मुताबिक अधिकारियों ने कहा कि तेहरान से न्यूक्लियर फाइल चुराने में अमेरिका की कोई मदद नहीं ली गई थी। अगर पहले की बात करें तो इजराइल सरकार ने कभी भी इस सीक्रेट ऑपरेशन से इनकार नहीं किया, बल्कि उन्होंने इसे खुलकर स्वीकारा। नेतन्याहू ने प्रेस को बुलाकर इसका प्रचार किया। हालांकि CIA की मदद के बारे में कभी कुछ नहीं कहा। इस मामले में एक बड़ा बयान जून 2021 में भी आया। उस महीने योसी कोहेन मोसाद के डायरेक्टर पद से रिटायर हुए। फिर उन्होंने इजराइल के चैनल 12 को इंटरव्यू दिया और ईरान वाले ऑपरेशन की बारीक जानकारी भी दी। बताया कि ऑपरेशन में 20 एजेंट थे, जिसमें से एक भी इजरायली नागरिक नहीं था। ऑपरेशन को तेल अवीव के कमांड सेंटर में लाइव देखा जा रहा था। कोहेन ने यह भी कहा कि पूरे ऑपरेशन में एक भी एजेंट को नुकसान नहीं पहुंचा। हालांकि कुछ को ईरान से बाहर जरूर निकालना पड़ा। भागने के दौरान ईरानी सेना इन एजेंट्स के पीछे लगी थी, पर वो आखिरकार चकमा देकर बचने में सफल रहे। कोहेन ने यह तो स्वीकारा कि ईरान में उनके एजेंट्स फंसे थे, लेकिन यह कभी नहीं कहा कि CIA वाले मदद के लिए आए थे। जेरूसलम पोस्ट के मुताबिक अब तक ये माना जा रहा था कि इजराइल ने ऑपरेशन के बारे में अमेरिका को पहले बता दिया था और इसके बाद ही उनके एजेंट्स न्यूक्लियर आर्काइव चुराने घुसे थे। अगर CIA के शामिल होने वाले दावे की पुष्टि हुई तो यह ऐतिहासिक होगा, क्योंकि पहली बार होगा कि अमेरिका ने पब्लिकली मोसाद के साथ मिलकर ऑपरेशन चलाने की बात स्वीकार की हो। अभी के लिए सबसे बड़ी दुविधा ऑपरेशन की टाइमिंग को लेकर है। पोम्पियो के कार्यकाल में जुलाई 2020 में ईरान में परमाणु वैज्ञानिक मोहसिन फखरीजादे की हत्या भी हुई थी और इसका आरोप भी मोसाद पर लगा था। इसके अलावा जनवरी 2020 में कुर्द फोर्सेस के मुखिया कासिम सुलेमानी की हत्या में भी मोसाद का नाम आया था। हालांकि दोनों ही वक्त माइक पोम्पियो ना तो CIA के डायरेक्टर थे और ना ही मोसाद के एजेंट्स के फंसने की रिपोर्ट सामने आई थी। जानकारों का कहना है कि अगर पोम्पियो का दावा किसी और सीक्रेट ऑपरेशन से जुड़ा है तो ये हाल के दिनों का सबसे चौंकाने वाला खुलासा होगा। अब बात करते हैं दावा नंबर 2 की, कि जमाल खशोगी पत्रकार नहीं था। पोम्पियो ने अपनी किताब में सऊदी अरब मूल के पत्रकार जमाल पर लिखा। खशोगी अमरीकी अखबार वॉशिंगटन पोस्ट के लिए कॉलम लिखते थे। सऊदी अरब के क्राउन प्रिंस मोहम्मद बिन सलमान MBS और सऊदी किंगडम की पुरातनपंथी रीतियों की आलोचना करते थे, जिसके चलते सत्ता के निशाने पर थे। 2017 में उन्हें सऊदी अरब छोड़कर भागना पड़ा। भले ही जमाल ने सऊदी अरब छोड़ दिया, पर सरकार ने पीछा नहीं छोड़ा। 2 अक्टूबर 2018 को जमाल इस्तांबुल स्थित सऊदी दूतावास गए और फिर कभी बाहर नहीं आए। अंदर ही उनका कत्ल कर दिया गया। जमाल की हत्या की पुष्टि होने में 2 हफ्ते लगे। जांच एजेंसियों ने दावा किया कि उनकी हत्या का आदेश MBS ने दिया था। MBS इससे इनकार करते हैं और कहते हैं कि इस साजिश की मुझे जानकारी नहीं थी। 2022 में अमेरिकी सरकार ने MBS के खिलाफ मुकदमा चलाने से इनकार भी कर दिया था। पोम्पियो ने खशोगी पर लिखा कि उनकी मौत दुखद थी, लेकिन हमें यह समझना होगा कि वो कौन था। उतना ही पत्रकार जितना मैं और मेरे जैसे दूसरे जाने माने लोग, जिनका लिखा कभी कभार पब्लिश होता है। लेकिन हम दूसरी चीज़ें भी करते हैं, जैसे कि न्यूयॉर्क टाइम्स की रिपोर्ट में दर्ज है। खशोगी आतंकियों के समर्थक मुस्लिम ब्रदरहुड के साथ दोस्ताना संबंध रखता था। इन दावों पर वॉशिंगटन पोस्ट के CEO फ्रेड रैन का जवाब आया। उन्होंने पोम्पियो को लताड़ लगाई और कहा कि खशोगी का इकलौता गुनाह यह था कि वो भ्रष्टाचार और दमन को उजागर कर रहे थे। दुनिया भर में हर अच्छे पत्रकार यही करते हैं और ये शर्मनाक है कि पोम्पियो एक बहादुर इंसान की जिंदगी और काम का मजाक उड़ाने के लिए झूठ फैला रहे हैं। किताब बेचने के लिए एक ऐसे शख्स को झूठा करार दे रहे हैं जिसने अमेरिका की नैतिक प्रतिबद्धता से प्यार किया था। मुस्लिम ब्रदरहुड से संबंध के आरोप पर खशोगी की पार्टनर हनान ने भी नाराजगी जताई और कहा उनके पति ने हमेशा 9/11 के आतंकी हमलों का विरोध किया। उन्हें हमेशा ये लगा कि इस हमले के सबसे बड़ा नुकसान सऊदी नागरिकों को झेलना पड़ा, क्योंकि इसने उन्हें असहिष्णु साबित किया। हनान ने यह भी कहा कि पोम्पियो मेरे पति के बारे में कुछ नहीं जानते, उन्हें चुप रहने की जरूरत है। अब तीसरे और सबसे अहम दावे की बात,
जिसका संबंध हमारे मुल्क, हमारे वतन से है। पोम्पियो ने किताब में दावा किया कि भारत और पाकिस्तान परमाणु युद्ध की कगार पर पहुंच गए थे 2019 में, जब भारत ने पुलवामा हमले के बाद बालाकोट में सर्जिकल स्ट्राइक की। इसके बाद पाकिस्तान परमाणु हमले की तैयारी कर रहा था। पोम्पियो ने लिखा है, ये बात उन्हें भारत की तत्कालीन विदेश मंत्री सुषमा स्वराज ने बताई। भारत ने भी इसका जवाब देने की तैयारी की। पोम्पियो ने लिखा, मुझे नहीं लगता कि किसी को इस बात का अंदाजा होगा कि भारत और पाकिस्तान का झगड़ा परमाणु हमले के कितने करीब था। हनोई की वो रात मैं कभी नहीं भूलूंगा। ऐसा लग रहा था कि उत्तर कोरिया से परमाणु हथियार पर बातचीत करना हमारे लिए काफी नहीं था, जो हमें यह सब देखना पड़ा। भारत पाकिस्तान एक दूसरे को गंभीर धमकियां दे रहे थे। पोम्पियो आगे लिखते हैं, हनोई में मुझे भारतीय विदेश मंत्री से बात करने के लिए जगाया गया। उनका मानना था कि पाकिस्तान परमाणु हमले की तैयारी कर रहा है। उन्होंने मुझे बताया कि भारत भी अपनी तैयारी तेज करने पर विचार कर रहा है। मैंने कहा, अभी कुछ न करें, हमें इस मामले को सुलझाने के लिए कुछ वक्त दें। पोम्पियो का दावा कि उन्होंने परमाणु युद्ध को रोकने के लिए पूरी रात काम किया। उन्होंने उस रात भारत और पाकिस्तान की सरकारों से लगातार बात की और तब जाकर संकट टाला जा सका। जिस वक्त ये वीडियो शूट हो रहा है, दुनियादारी का एपिसोड, उस समय तक इस मसले पर भारत या पाकिस्तान की तरफ से कोई आधिकारिक बयान नहीं आया है। अगर कुछ अपडेट आएगा तो हम आपको बताएंगे। अब बढ़ते हैं इस बात पर कि पोम्पियो ने किताब लिखी क्यों, टाइमिंग का क्या मामला है। माइक पोम्पियो 2024 के अमेरिकी राष्ट्रपति चुनाव के लिए अपनी दावेदारी पेश कर रहे हैं। रिपब्लिकन पार्टी के इंटरनल कनेक्शन में उन्हें इलेक्शन में सबसे बड़ी चुनौती डोनाल्ड ट्रंप से मिलने वाली है। जानकारों का कहना है कि पोम्पियो ने पूरी किताब में खुद को सेंटर में रखने की कोशिश की, हर कहानी के नायक जैसे वही हो, और दावा ये कि अगर वो ना होते तो कयामत को रोकना मुश्किल था। ऐसे वक्त में जब ट्रंप सीक्रेट दस्तावेजों को चुराने और दूसरे मसलों पर ढीले पड़ने के आरोप से जूझ रहे हैं, पोम्पियो के पास उस खाली जगह को भरने का मौका है। किताब सीढ़ी बन सकती है। ये तो हुई पोम्पियो की कहानी। अब डॉक्यूमेंट से इस किताब वाले डॉक्यूमेंट्री पर आते हैं। ब्रिटिश ब्रॉडकास्टिंग कॉरपोरेशन बीबीसी की भारत के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी पर बनाई गई डॉक्यूमेंट्री सीरीज इंडिया द मोदी क्वेश्चन का दूसरा एपिसोड रिलीज हो गया। ये भारत के दर्शकों के लिए उपलब्ध नहीं है। रिपोर्ट्स के मुताबिक इसे भारत में डाउनलोड कर दिखाया जा रहा था। भारत सरकार ने आपातकालीन कानूनों का इस्तेमाल कर इस पर पाबंदी लगा दी। फिर भी इसके ऊपर चल रही चर्चा खत्म होने का नाम नहीं ले रही। 24 जनवरी को नई दिल्ली की जवाहरलाल नेहरू यूनिवर्सिटी जेएनयू की स्टूडेंट यूनियन ने इसकी स्क्रीनिंग रखी, लेकिन उससे पहले ही बिजली काट दी गई। आरोप यह भी कि लैपटॉप और मोबाइल पर डॉक्यूमेंट्री देख रहे छात्रों पर पत्थरबाजी हुई। इससे पहले विपक्ष के कई नेता सरकार पर आलोचना को दबाने का आरोप लगा चुके हैं। देश में मचे बवाल के इतर विदेशी मीडिया में भी डॉक्यूमेंट्री बैन की खबर सुर्खियां बटोर रही है। और हम सुर्खियों की भाषा पर जाएं, ये भी जान लीजिए कि इस पर तनाव क्यों बढ़ रहा है। दावा है कि डॉक्यूमेंट्री में 2002 के गुजरात दंगों को नई नज़र से देखा गया। कहा गया कि गुजरात में जो कुछ हुआ उसमें जाति नरसंहार के निशान मौजूद थे और इसकी जिम्मेदारी तत्कालीन मुख्यमंत्री नरेंद्र मोदी की थी। इसमें ब्रिटिश सरकार की खुफिया रिपोर्ट का हवाला दिया गया। इसमें बीजेपी के पूर्व सांसद स्वपन दास गुप्ता का भी बयान है। पहले पार्ट का फोकस गुजरात दंगे और पीएम मोदी पर लगाए गए आरोपों पर है, जबकि दूसरे पार्ट में 2019 के बाद के नरेंद्र मोदी को केंद्र में रखा गया। सत्ताधारी बीजेपी कहना है कि देश की सर्वोच्च अदालत ने पीएम मोदी को सभी आरोपों से बरी किया। ऐसे में लांछन लगाना गलत है। इससे पहले विदेश मंत्रालय के प्रवक्ता रिंदम बागची ने भी नाराजगी जताई है। Let me just make it very clear. We think this is a propaganda piece designed to push a particular discredited narrative. The bias, a lack of objectivity, and frankly a continuing colonial mindset is blatantly visible. ये तो हुई भारत की बात। अब ये जान लेते हैं कि बाकी दुनिया में क्या चल रहा है। कतर की मीडिया संस्थान अल जजीरा ने सुर्खी लगाई, इंडिया ब्लॉक्स बीबीसी डॉक्यूमेंट्री ऑन मोदीज रोल इन गुजरात राइट्स, यानी भारत ने गुजरात दंगों में मोदी की भूमिका पर बीबीसी की डॉक्यूमेंट्री ब्लॉक की। आगे चैनल ने लिखा कि भारत में डॉक्यूमेंट्री को बैन किया गया। इसकी क्लिप्स को सोशल मीडिया में चलाने पर भी पाबंदी लगाई गई। पहले एपिसोड में मोदी के उदय को दिखाया गया। उस समय वो गुजरात के सीएम थे और दंगे हुए और 1000 से ज़्यादा लोग मारे गए, जिसमें अधिकांश मुसलमान थे। हिंदू तीर्थयात्रियों को ले जा रही ट्रेन में आग लगने के बाद हिंसा भड़की थी, जिसमें 59 लोगों की जान गई थी। पहली दफा यूके सरकार की उस रिपोर्ट का जिक्र किया गया जिसमें कहा गया था कि इन दंगों में जाति नरसंहार के सभी निशान मौजूद थे। ये लगने के बाद को मैंने इसलिए रेखांकित किया क्योंकि ये एक पक्ष की थ्योरी है, जबकि सर्वमान्य थ्योरी ये है कि गुस्साई भीड़ ने उस कूपे को आग लगाई थी। ब्रिटिश अखबार गार्जियन की सुर्खी है, इंडिया इन्वोक्स इमरजेंसी लॉज टू बैन बीबीसी मोदी डॉक्यूमेंट्री, यानी भारत ने मोदी पर बनी बीबीसी की डॉक्यूमेंट्री पर बैन लगाने के लिए आपातकालीन कानूनों का इस्तेमाल किया। अखबार लिखता है,
मोदी पर बनी डॉक्यूमेंट्री के बैन होने से भारत में विवाद शुरू हो गया। डॉक्यूमेंट्री में दिखाया गया कि दंगों के समय कैसे वेस्टर्न डिप्लोमेट्स और ब्रिटिश सरकार ने मोदी के बर्ताव की आलोचना की। इस दौरान हुई हिंसा में मिलीभगत के आरोपों से मोदी लंबे वक्त से परेशान हैं। गुजरात पुलिस पर आरोप कि दंगों के दौरान वो सीएम मोदी के साथ खड़ी रही और पर्याप्त काम नहीं किया। इतना ही नहीं, पुलिस पर यह आरोप भी लगे कि दंगों के दौरान उसने हिंदू चरमपंथियों का मौन समर्थन किया। बांग्लादेशी अखबार ढाका ट्रिब्यून ने भी कुछ ऐसी ही हेडिंग लगाई कि मोदी ने बीबीसी की डॉक्यूमेंट्री पर बैन लगाया। अखबार लिखता है, डॉक्यूमेंट्री में दिखाया गया कि गुजरात दंगों के दौरान 1000 से ज़्यादा मुसलमानों की हत्या हुई। मोदी दंगों को रोकने में विफल रहने के आरोपों से इनकार करते रहे। भारत की हिंदू राष्ट्रवादी पार्टी बीजेपी ने लगातार मोदी को आगे बढ़ाया। 2014 और 2019 में मोदी की लीडरशिप में पार्टी ने जीत हासिल की। ढाका ट्रिब्यून ने डॉक्यूमेंट्री की जेएनयू में हुई स्क्रीनिंग पर भी खबर चलाई। लंदन बेस्ड वेबसाइट मिडिल ईस्ट आई ने सुर्खी चलाई, बीजेपी एक्यूजेस बीबीसी ऑफ विसरल पॉलिटिकल हेट्रेड फॉर मोदी एज डॉक्यूमेंट्री फॉल आउट स्पाइरल्स। यानी बीजेपी ने डॉक्यूमेंट्री पर मचे बवाल के बाद बीबीसी पर मोदी के खिलाफ राजनीतिक घृणा फैलाने का आरोप लगाया। वेबसाइट लिखती है, मोदी सरकार ने बीबीसी की डॉक्यूमेंट्री पर रोक लगाने के लिए इमरजेंसी लॉज का इस्तेमाल किया। इसमें 2002 के दंगों के दौरान बतौर सीएम मोदी के रोल पर बात की गई। इन दंगों में महज 3 दिन के भीतर लगभग 2000 मुस्लिम मारे गए। मिडिल ईस्ट आई ने इस बैन पर बीजेपी नेता शाजिया इल्मी से बातचीत की। इसमें शाजिया ने भारत सरकार के फैसले का समर्थन करते हुए कहा कि झूठे आरोपों के आधार पर समाज में अशांति क्यों पैदा करें। भारत G20 की मेजबानी कर रहा है कि आपको नहीं लगता ये डॉक्यूमेंट्री दूसरे देशों के साथ भारत के संबंधों पर प्रतिकूल प्रभाव डालेगी। अमेरिकी मैगजीन टाइम ने अपनी रिपोर्ट का शीर्षक दिया, वाई इंडिया इज यूजिंग इमरजेंसी लॉज टू बैन अ डॉक्यूमेंट्री अबाउट प्राइम मिनिस्टर मोदी। यानी भारत पीएम मोदी पर बनी डॉक्यूमेंट्री को बैन करने के लिए आपातकालीन कानूनों का इस्तेमाल क्यों कर रहा है। मैगजीन लिखता है कि इन दंगों को उकसाने में मोदी की मिलीभगत का सवाल पूरी दुनिया में बरसों से उठता रहा, लेकिन बीबीसी की डॉक्यूमेंट्री इस भूमिका को एक कदम और आगे ले जाती है, जिसमें कई एक्सपर्ट्स की टिप्पणी भी शामिल है। इसमें ब्रिटेन सरकार की रिपोर्ट का भी जिक्र है, जिसमें मोदी को दंगों के लिए सीधे तौर पर जिम्मेदार ठहराया गया। हालांकि डॉक्यूमेंट्री में बीजेपी के नेताओं के भी इंटरव्यू शामिल किए गए हैं, जिसमें उन्होंने दंगों में मोदी की भूमिका से इनकार किया है। ये टाइम का हवाला। एक न्यूज़ चैनल है CNN, उसने भी वेबसाइट पर सुर्खी लगाई इसी तरह की, इंडिया बैन्स बीबीसी डॉक्यूमेंट्री ऑन पीएम मोदीज रोल इन गुजरात राइट्स। CNN लिखता है कि सरकार ने इसकी क्लिप्स यूट्यूब और ट्विटर पर भी शेयर करने पर प्रतिबंध लगाया और इसका जवाब जानने के लिए CNN ने ट्विटर और यूट्यूब से संपर्क किया, लेकिन अभी तक इन प्लेटफॉर्म से कोई जवाब नहीं मिला है। ये तो ही डॉक्यूमेंट्री पर विदेशी अखबारों में हुई चर्चा। आप जानते हैं कि विदेशी नेताओं के रिएक्शन क्या है। ब्रिटिश पीएम ऋषि सुनक ने पीएम मोदी का बचाव करते हुए कहा कि वो डॉक्यूमेंट्री में पीएम की दिखाई गई छवि से सहमत नहीं है। ये जवाब उन्होंने संसद में तब दिया जब एक पाकिस्तानी मूल के सांसद ने सवाल पूछा। अमेरिकी विदेश विभाग के प्रवक्ता नेड प्राइस ने पत्रकार के सवाल के जवाब में कहा कि मैं बीबीसी डॉक्यूमेंट्री से जुड़े विवरण से परिचित नहीं, हालांकि मैं उन साझा मूल्यों से परिचित हूं जो अमेरिका और भारत जैसे जीवित लोकतंत्रों के बीच कायम है। इसके अलावा न्यूयॉर्क स्थित मानवाधिकार संस्था ह्यूमन राइट्स वॉच ने डॉक्यूमेंट्री के बैन की आलोचना की और कहा कि यह कदम आलोचना पर लगाम लगाने की सरकार की एक और कोशिश है। आप इस मामले पर क्या सोचते हैं? कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं। आज का दुनियादारी यहीं खत्म होता है। शुक्रिया, शुभ रात्रि। सिर्फ 59 रुपए महीने में पाइए यूट्यूब पर LT प्रीमियम। किसी भी प्लेटफॉर्म से 3 दिन पहले देखिए हमारे प्रीमियम प्रोग्राम जैसे गेस्ट इन द न्यूज रूम, किताब वाला आदि। इसके अलावा बहुत कुछ। सब्सक्राइब करने के लिए ललन टॉप के यूट्यूब चैनल पर जाकर क्लिक करें ज्वाइन बटन।